नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार। बताइए आप सभी जने कैसे हैं, और उम्मीद करके चलते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बहरहाल आज हम एक चर्चा करेंगे फिजिक्स के नए टॉपिक के बारे में जो क्लास 11th क्लास में बेसिकली अध्ययन करना है। तो हम आज पढ़ेंगे क्लास 11th के एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता रहा है। इससे संबंधित हम थ्योरेटिकल भी सवाल देखेंगे कि किस तरह से थ्योरी के सवाल पूछे जाते हैं, और ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि इससे संबंधित न्यूमेरिकल किस तरह से आता है। बिल्कुल जीरो से एक्चुअली हाई लेवल कोशिश करेंगे सीखने के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्लास 11th में हम जो पढ़ने वाले हैं आज के दिन, वो पढ़ेंगे वृत्तीय गति के बारे में। किसके बारे में? वृत्तीय गति के बारे में। बच्चे बहुत सुनते रहते हैं कि वृत्तीय गति क्या होता है। जैसे आप घड़ी को भी देखते होंगे, घड़ी में भी एक्चुअली टाइम दिखाता है ना, तो घड़ी के जो सुई होता है ना, एक कहीं ना कहीं वृत्तीय गति परफॉर्म करता है, मतलब एक वृत्तीय पथ पर अपने पोजीशन को चेंज करता है। जैसे मेला में देखेंगे, कोई भी मेला, जैसे बहरहाल अभी मेला चल रहा था, उसमें भी देख रहे हैं बहुत सारा चरखा वगैरह लगा हुआ रहता है, या फिर मौत के कुआं रहता है। वो सारे उसमें होता क्या है, एक कोई भी ऑब्जेक्ट या मोटर कार या मोटर गाड़ी या कोई भी व्यक्ति कोई ना कोई एक वृत्तीय पथ पर चक्कर को लगाता है। मतलब क्या है कि वृत्तीय पथ पर अपनी अवस्था को बदलते रहता है। और बेसिक मीनिंग यही भी है, वृत्तीय गति किसे कहते हैं। तो बोलेंगे कि भाई देखो, जब कोई वस्तु एक सर्कुलर पथ पे, वृत्तीय पथ पर एक जगह से दूसरे जगह तक चला जाता है, यानी अपनी पोजीशन को बदलते रहता है, तो इस तरह के गति क्या कहलाती है? वृत्तीय गति कहलाती है। तो वृत्तीय गति को अध्ययन करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वृत्त होता क्या है, वृत्त कहते किसको हैं। तो वृत्त का सिंपल मीनिंग होता है भाई, वृत्त एक ऐसा पाथ होता है ना, जिस पाथ का एक नियत बिंदु से दूरी सदैव कांस्टेंट रहती है, और इस नियत बिंदु को नाम दिया जाता है केंद्र। क्या नाम दिया जाता है? केंद्र। यहाँ पे लोकेट किया हुआ है कि वही क्या है? सेंटर है। तो इस सेंटर से इस पूरे पाथ का डिस्टेंस होगा ना, वो हमेशा कैसा रहेगा? कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस, जिसको बोला जाता है त्रिज्या। तो बेसिक बात आपको जानना होता है कि वह वृत्त का मतलब क्या है। तो वृत्त एक ऐसा पाथ होता है जिसका सेंटर से दूरी हमेशा फिक्स रहती है, और उस दूरी को हम नाम दे देते हैं त्रिज्या। बस इतना सा जानना है कि वृत्त का मतलब इतना क्या है। अब हम वृत्तीय गति का मतलब क्या हुआ? वृत्तीय गति का मतलब हो गया कि जब कोई वस्तु इसी पथ पर एक जगह से दूसरे जगह तक जा रहा है। लेट से एक वस्तु है, खड़ा कहाँ पर है? ए बिंदु पर, और चला कहाँ गया? कोई बी बिंदु पर। तो ए से बी बिंदु पर गया होगा, तो कहीं ना कहीं इस रास्ता को फॉलो किया होगा। तो इस रास्ता पर जो गति होता है ना, उसी गति को नाम दे दिया जाता है वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति का मतलब होता है जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर अपने अवस्था में बदलाव लाता है, तो उस गति को बोल देते हैं वृत्तीय गति। हम आप डेफिनेशन लिखवाएंगे नहीं, आपको अपने से वीडियो को पॉज करके डेफिनेशन को लिख लेना है। बहरहाल हम जानने की कोशिश करेंगे कि वृत्तीय गति से संबंधित कुछ पदों के बारे में, एक एक पद के बारे में अपन इज्जत से सीखेंगे। जैसे पहला पद इसमें आता है जिसको बोलते हैं कोणीय विस्थापन। क्या बोलते हैं? कोणीय विस्थापन। तो पहले लिख लेते हैं वृत्तीय गति से संबंधित कुछ पद। वृत्तीय गति से संबंधित कुछ पद। टर्म रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन, इसको अंग्रेजी में अपन बोलेंगे। तो पहला इसमें टर्म जो अपन सीखेंगे, वो जो टर्म निकल कर आता है उसको बोलते हैं कोणीय विस्थापन। तो पहला टर्म एक्चुअली सीखेंगे क्या? कोणीय विस्थापन। एक्चुअली कोई भी स्ट्रेट लाइन में जब मोशन होता है ना, तो उसमें अपन पढ़ते हैं विस्थापन के बारे में। किसके बारे में? विस्थापन के बारे में। अच्छा जान लीजिएगा, कोणीय विस्थापन को एक्चुअली थीटा से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? थीटा से डिनोट किया जाता है।
यदि किसी को विस्थापन के बारे में जानकारी है तो कोणीय विस्थापन समझना बेहद आसान है। विस्थापन का मतलब क्या होता था, जब कोई वस्तु कोई सड़क पे चल रहा है तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो सबसे कम दूरी होती थी, न्यूनतम दूरी, उसी दूरी को नाम दे देते थे विस्थापन। अब कोणीय विस्थापन क्या होता, जब देखिए जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है ना, तो वृत्तीय पथ पर गति करने के दौरान वस्तु का दूरी नहीं बदलता, सेंटर से हमेशा दूरी तो क्या रहता, फिक्स रहता है। जैसे पंखा ही चलता है तो पंखा दूरी चल जाता है क्या, यहाँ से यहीं पंखा रहेगा, लेकिन पंखा चलने के दौरान बदलता क्या है, ध्यान देने वाली बात है। तो पंखा चलने के दौरान देखिएगा तो पंखा के जो एंगल होता है ना सेंटर पे, एक पंखा एक पोजीशन से दूसरे जगह तक, एक डायना दूसरे जगह तक चला गया तो सेंटर पे बनने वाला कोण एक्चुअली बदल गया। तो एक्चुअली अब चूंकि बदल इसमें क्या रहा है, कोण बदल रहा है, वहां बदलता क्या था, दूरी बदलता था, तो उसको नाम दे देते विस्थापन, जो कि सबसे न्यूनतम होता था। लेकिन यहाँ पर नाम देंगे कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन का सिंपल सा मीनिंग कहता है कि देखो जब कोई भी वस्तु ना एक वृत्तीय पथ पर चलेगी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो वृत्त के केंद्र पे कोण बनता है ना, इसी कोण को नाम दे देते हैं कोणीय विस्थापन। क्योंकि वृत्तीय गति होने में बदलने वाला फैक्टर कोण है। यहाँ पर सेंटर से दूरी हमेशा तो क्या रहता, फिक्स रहता है। जैसे सेंटर से ए बिंदु का दूरी भी आर रहेगा, सेंटर से बी बिंदु का दूरी भी आर रहेगा, लेकिन बताइए ए से बी बिंदु तक गया तो बदला क्या, एक्चुअली बेसिकली एंगल कुछ न कुछ बन गया, और इसी एंगल को नाम दे देते हैं कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन का लॉजिक क्या है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करेगा तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है उसी कोण को नाम दे देते हैं कोणीय विस्थापन। ध्यान रखने वाली बात है, इसे थीटा से सूचित करते हैं। और कोणीय विस्थापन का जो एसआई मात्रक होता है ना, वो रेडियन होता है। क्योंकि कोण को हम मापते किस में हैं, रेडियन में। तो कोणीय विस्थापन है क्या, एक तरह के कोण है, तो इसमें भी इसको किस में मापेंगे, रेडियन में मापेंगे। तो लिखेंगे कोणीय विस्थापन का जो एसआई मात्रक निकल कर आ जाएगा, ध्यान रखने वाली बात है, ये होता है रेडियन। क्या होता है, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कोणीय विस्थापन का एसआई मात्रक, तो विस्थापन समझ के लोग दूर मीटर मार देते हैं, लेकिन गलत बात। कोणीय विस्थापन के एसआई मात्रक एक्चुअली कोणीय विस्थापन विस्थापन नहीं एंगल को बताता है, इसलिए इसका एसआई मात्रक रेडियन हो जाता है। क्या हो जाता है, रेडियन हो जाता है। आगे हम जानने की कोशिश करेंगे कि भाई कोणीय विस्थापन कैलकुलेट कैसे करेंगे। ध्यान रखने वाली बात है, कोणीय विस्थापन है तो थीटा, लेकिन मेजर करते हैं तो इसको रेडियन में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं, रेडियन में, नॉट की डिग्री में। डिग्री में कभी भी कोणीय विस्थापन को आप मापेंगे नहीं, यदि डिग्री में दे रखा होगा ना तो उसको रेडियन में चेंज कर लेंगे। तो सवाल पूछा जाता है कि कोणीय विस्थापन आप ज्ञात करो, और सवाल यदि एंगल को किस में बदल दे दिया होगा, डिग्री में, तो भी जान लेंगे कि डिग्री को हम रेडियन में कैसे चेंज करेंगे। जैसे ध्यान देखिए, इस तरह के सवाल रहेगा आपके पास, कोई ना कोई सर्कुलर ट्रैक है, लेट से ई बिंदु को मैंने नाम दिया ए, और कोई वस्तु ए से कहाँ तक चला गया, बी तक चला गया, इस पाथ को फॉलो करते हुए, और ई एंगल बना लिया 120 डिग्री का। कितना डिग्री का, 120 डिग्री का। सेंटर को लोकेट कर देता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ मैं ओ। पूछा जाएगा कि बताइए कोणीय विस्थापन क्या होगा, आप गलती से जवाब नहीं दे देंगे 120 डिग्री। कोणीय विस्थापन को ऑलवेज हम रेडियन में मापेंगे, तो 120 डिग्री को हम रेडियन में मापेंगे। आप जानते होंगे कि 180 डिग्री है ना, इसको रेडियन में हम पाई रेडियन बोलते हैं। कितना बोलते हैं, पाई रेडियन, क्योंकि पाई का वैल्यू कितना, 180 डिग्री। तो उल्टा भी बोला जा सकता है कि 180 डिग्री को मैं क्या नाम दूंगा, पाई रेडियन नाम दूंगा। अच्छा, 1 डिग्री का भी निकाल सकते हैं वैल्यू, तो 1 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगी, पाई बटा में 180 रेडियन। अरे हाँ या ना। तो इसी तरह हम किसी यदि थीटा डिग्री का वैल्यू रेडियन में चेंज करना है तो दैट शुड बी रिटेन एज पाई बटा में 180 गुने थीटा रेडियन। तो एक्चुअली किसी भी
डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो पाई बटा 180 इंटू में क्या लिख देते हैं, थीटा लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या निकालना है, कोणीय विस्थापन कैलकुलेट करना है। पूछा जाएगा कि बताइए कोणीय विस्थापन एक्चुअली होगा क्या, जिसको अपन नाम क्या देते हैं, थीटा से सूचित करते हैं। है तो डिग्री में कितना है, 120 डिग्री, लेकिन 120 डिग्री आपको जवाब नहीं देना है, आपको रेडियन में कन्वर्ट करके जवाब देना है। तो कैसे लिखेंगे, रेडियन में अभी लिखने का तरीका मैंने बताया कि थीटा शुड बी कैलकुलेटेड एज पाई बटा में 180 इंटू में कितना का मान निकालना, 120 डिग्री का, तो थीटा का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 120 डिग्री पुट कर देंगे। देखते हैं कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो जाती है, 6 से कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में, और कितने बार में, 3 बार में। कैलकुलेट करिएगा ना तो कितना आएगा, 2π/3, यही आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, यदि एंगल डिग्री में दे रखा होगा और पूछ लिया कि कोणीय विस्थापन क्या होगा, तो को सिंपल एंगल ही तो विस्थापन बताता है, लेकिन एंगल मेजर्ड ऑलवेज मेजर्ड इन रेडियन। तो इसको 120 डिग्री दे रखा था तो इसको रेडियन में मेजर करेंगे तो कितना होकर आ जाएगा, 2π/3। तो इस तरह से सिंपल यदि डिग्री में दे रखा है उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे और वही आंसर क्या निकल कर आ जाएगी, कोणीय विस्थापन निकल करके आ जाएगी। अब दूसर का टर्म है, एक एक बारे में। कोणीय विस्थापन का सिंपल लॉजिक समझ में आ गया भाई, होता क्या है एक बार फिर से बताते हैं। तो कोणीय विस्थापन का सिंपल मीनिंग है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर घूमती है तो पथ पर घूमने के दौरान वृत्त के केंद्र पे जो कोण बनेगा दैट एंगल इज नोन एज कोणीय विस्थापन। दूसरा टर्म है जिसको नाम बोलते हैं कोणीय बेग। क्या नाम बोलते हैं, कोणीय बेग। तो दूसर का जानने की कोशिश करेंगे, कोणीय बेग क्या होता है इसके बारे में भी जान लेंगे। कोणीय बेग को एक्चुअली हम ओमेगा से सूचित करते हैं, ये जर्मन वर्ड है ओमेगा, इसको नाम दे देते हैं एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। बेग का सिंपल मीनिंग आप जानते ही होंगे, बेग का मतलब होता है कि 1 सेकेंड में कितना विस्थापन तय किया जाता है, कब, जब कोई वस्तु एक सड़क पे गमन करे, सीधी रेखा पे गमन करे। लेकिन जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गमन करता है तो एंगल अलग अलग हो जाता है, अलग अलग बिंदु पर जानते समय। तो कोणीय बेग का मतलब क्या होगा कि कोणीय विस्थापन 1 सेकेंड में कितना तय किया जा रहा है, दैट नोन एज कोणीय बेग। तो हम बोल सकते हैं कि 1 सेकेंड में तय की गई कोणीय विस्थापन को क्या बोल सकते हैं, कोणीय बेग बोलेंगे। तो 1 सेकेंड में तय की गई कोणीय विस्थापन ही कोणीय बेग कहलाता है। क्या कहलाता है, कोणीय बेग कहलाता है। ध्यान रखेंगे कोणीय बेग को तो ओमेगा से सूचित किया जाता है। अच्छा, इसका एसआई मात्रक की बात करें तो इसका एसआई मात्रक हो जाता है रेडियन पर सेकेंड। तो नाम देंगे इसका जो एसआई मात्रक निकल कर के आएगा रेडियन बटा में सेकेंड आएगा। तो कोणीय बेग को ओमेगा से सूचित करेंगे, ओमेगा को क्या लिखेंगे, दैट इज थीटा बटा में टी, क्योंकि 1 सेकेंड में जो जितना थीटा कवर होगा वही क्या कहलाएगा, कोणीय बेग। तो कोणीय बेग का फार्मूला हो जाएगा ओमेगा बराबर थीटा बटा में टी। अब ध्यान रखिएगा, यदि समय दे रखा है और कोणीय विस्थापन भी दे रखा है तो क्या निकल कर आ जाएगी, इजीली तरीके से निकल कर आ जाएगा, कोणीय विस्थापन निकल कर आ जाएगा। जैसे सवाल पूछा जाएगा कि देखो भाई थीटा कितना दे रखा है, लेट से थीटा दे रखा है 90 डिग्री और इसको थीटा तय करने में जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, 2 सेकेंड। पूछा जाएगा कि व्हाट शुड बी ओमेगा। ओमेगा आपको कैलकुलेट करना है, कैसे निकालेंगे, सिंपल सा लॉजिक जानते हैं भाई। ओमेगा बराबर होता क्या है, थीटा बटा में टी। थीटा ऑलवेज इन रेडियन, थीटा को हमेशा रेडियन में चेंज करेंगे, लेकिन है इसमें किस में, डिग्री में। तो डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो आपको पता होता है 90 डिग्री को हम π/2 नाम देते हैं, तो इसको π/2 नाम दे देंगे। बटा में कितना है, समय, और समय भी कितना दे रखा है, 2। तो आंसर क्या निकल के आएगा, π/4 रेडियन पर सेकेंड। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ओमेगा जब एंगुलर विस्थापन दिया होगा।
तो ओमेगा का जो फार्मूला निकल कर आ जाता है वो थीटा बटा में टी होता है। इस तरह से अच्छा, इसका मतलब थीटा यदि कांस्टेंट है तो ओमेगा इस फार्मूला से निकलेगा। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, अब इस बात को मिटा देता हूँ, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत बात समझ में आ रहा होगा। अब आगे हम बात करेंगे कि देखो जब थीटा समय पर निर्भर करने लगे, अभी तो थीटा कांस्टेंट था, कोई ना कोई डिग्री या रेडियन दे रखा था, लेकिन थीटा यदि समय के अनुसार बदलने लगे तो ओमेगा कैसे निकालेंगे वो भी जानने की अपन प्रयास करते हैं धीरे धीरे करके। तो देखिए आप थोड़ा सा जानते हैं कि यदि बहुत समय छोटा हो जाए, समय क्या हो जाए, बहुत छोटा हो जाए, तो आप जानते होंगे इस समय बहुत छोटा होने पर दूरी भी बहुत कम तय किया जाता है। तो इसका मतलब ओमेगा से ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ओमेगा होता है थीटा बटा में टी, अभी मैंने जाना। बोला जाता है कि देखो यदि टी इज वेरी स्मॉल, कैसा है टी, वेरी स्मॉल, तो कोई चीज़ बहुत स्मॉल है ना, तो ध्यान रखेंगे इसको रिप्रेजेंट करते हैं dt से। टी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल होने के लिए dt से। और यदि बहुत स्मॉल हो जाए समय तो उस समय विस्थापन भी तो कम होगा, तो इसका मतलब उस समय थीटा भी क्या हो जाएगा, थीटा इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, अपन कह सकते हैं ए भी बहुत छोटा हो जाएगा। और ए भी बहुत छोटा हो जाएगा तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हो जाएगा डी थीटा से। किससे, डी थीटा से। यहाँ से अपन ओमेगा यदि कैलकुलेट करें तो ओमेगा निकल कर आ जाएगा डी थीटा बटा में डी टी। अच्छा समझ में आ रहा है भाई, यदि डी थीटा बटा में डी टी क्या लिखा होता है, ये तो डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता। इसका मतलब ये डिफरेंशिएशन हो गया थीटा का, किसके सापेक्ष में, टाइम के सापेक्ष में। मतलब यदि कोणीय विस्थापन समय पर निर्भर करने लगे तो समय को, उसको समय के साथ डिफरेंशिएट, अवकलन कर देने के बाद क्या निकल कर आ जाएगा, ओमेगा निकल कर आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ओमेगा होता है डी थीटा बाई डी टी, कब, जब थीटा टाइम डिपेंडेंट हो जाए। क्या हो जाए, तो बोल सकते हैं ये फार्मूला तब अप्लाई करेंगे कब, जब थीटा समय पर निर्भर करे। किस पे, समय पर निर्भर करे। इस पर सवाल लेता हूं तो आपको समझ में आएगा कि कैसे एक्चुअली सोल्व करना है। तो ध्यान रखेंगे जब थीटा समय पर निर्भर करता है तो ओमेगा निकल कर आ जाता है डी थीटा बटा में डी टी। इस तरह से सोल्व करेंगे और सवाल चलिए आगे कर लेते हैं कि भाई किस तरह से सवाल सोल्व होगा। एक बेसिक सवाल जिसमें ओमेगा कैलकुलेट करना होगा जब थीटा किस पर, समय पर निर्भर करता होगा। जैसे सवाल दे रखा है कि थीटा बराबर दे रखा है क्वेश्चन में, कितना है, 2t² प्लस ऑफ 5t प्लस ऑफ 7। पूछा गया कि बताइए, 1 मिनट में मिटा लेता हूँ फिर मैं आगे सवाल को इनहेंस करूँगा, आगे बढ़ाऊँगा। चलिए थीटा क्या दे रखा है, 2t² प्लस 5t प्लस ऑफ 7। तो पूछा जाएगा कि जब t बराबर 2 सेकेंड पे क्या निकालिए, ओमेगा का वैल्यू ज्ञात करें। ओमेगा का अभी मैंने नाम जाना, ओमेगा होता क्या है, कोणीय वेग। तो ध्यान देखिए अभी तो मैंने बोला कि ओमेगा थीटा बटा में टी, लेकिन केवल तब जब थीटा कांस्टेंट हो। लेकिन थीटा समय पर निर्भर करे तो ओमेगा अभी हमने जाना, तो सोल्व करेंगे तो ओमेगा लिखेंगे क्या, डी थीटा बटा में डी टी। ये तो डिफरेंशिएशन को बता रहा है, किसका, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा दे रखा है, इसको पुट भी कर देते हैं। तो डी ऑफ 2t² प्लस ऑफ 5t प्लस ऑफ 7 विथ रेस्पेक्ट टू डी टी। अब ध्यान रखिएगा इसका मतलब काट नहीं देना है, ये अवकलन को बताता है और अवकलन करने का तरीका है 2t² का अवकलन कितना हो जाएगा, 4t होगा, और इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हम t का वैल्यू पुट करेंगे, समय कितना दे रखा है, 2 सेकेंड प्लस 5, तो कितना निकल के आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 5 13 रेडियन पर सेकेंड।
तो बेसिक सी सवाल है एक, इस तरह से सवाल पूछा जाता है। तो 2 कैटेगरी मैंने ओमेगा को डिवाइड किया। पहला, जब थीटा कांस्टेंट हो तो ओमेगा बराबर थीटा बटा में टी हो जाता है, लेकिन जब थीटा समय पर निर्भर करने लगे तो वैसे स्थिति में हम ओमेगा निकालते हैं यूजिंग डी थीटा बाई डी टी, जो कि डिफ्रेंसिएशन को बताता है विस्थापन का समय के सापेक्ष में। तो इसको डिफ्रेंशिएट करके जिस समय पर पूछा जाएगा उसको समय को पुट कर लेंगे तो ओमेगा निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से 2 चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, एक थीटा जो सिंपल एंगल को बताता है, एक ओमेगा 1 सेकेंड में कितना एंगल बदल गया। 1 सेकेंड में जो जितना एंगल बदलता है वही तो क्या होगा, कोणीय बेग हो जाता है। एक और टर्म है जिसको भी थोड़ा सा जान ही लेते हैं, जिसको बोलते हैं कोणीय त्वरण। क्या बोलते हैं? कोणीय त्वरण। मिटाता हूं मैं इस बात को। तो अभी 2 चीज़ का कैलकुलेशन किया हमने, एक कोणीय विस्थापन का, दूसरा कोणीय बेग का। अब तीसरा चीज़ कैलकुलेट कर लेते हैं साथ ही साथ, जिसको नाम दे देते हैं अपन कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण को ध्यान रखेंगे अल्फा से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं? अल्फा से। अच्छा, एक चीज़ आपने त्वरण का नाम सुना होगा, तो त्वरण क्या होता है? बोलते हैं कि 1 सेकेंड में जितना वेग में परिवर्तन होता है वो त्वरण कहलाता है। तो वहाँ वेग कब निकलता था? जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा पर चले। लेकिन कोणीय वेग, कोई भी चीज़ के पहले यदि कोणीय टर्म निकल रहा है, यूज हो रहा है, इसका मतलब वह सीधी रेखा पे न चल के कोई ना कोई कर्व पाथ पे चल रहा है, जैसे सर्कल पे चल रहा है, मौत के कुआं जैसे पाथ पे चल रहा है, कोई मतलब उबड़ खाबड़ ऊंच नीच सरफेस पे चल रहा है। मतलब जब सड़क सीधा ना हो वैसे स्थिति में हम कोणीय टर्म डिफाइन करते हैं। तो त्वरण का मतलब वेग में परिवर्तन के द्वंद त्वरण। तो कोणीय त्वरण का मतलब क्या हो गया? कोणीय वेग में परिवर्तन के दर को कोणीय त्वरण बोलेंगे। तो सिंपल सा बात है, बोलेंगे कि कोणीय वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहलाता है? कोणीय वेग में परिवर्तन के दर ही कोणीय त्वरण कहलाता। परिवर्तन के दर ही कोणीय त्वरण कहलाता है। अच्छा, इस ओमेगा अल्फा से सूचित इसको किया ही जाता है। अच्छा, इसका एसआई मात्रक जान लेते हैं। तो बोलेंगे कि भाई इसका जो एसआई मात्रक निकल कर आता है वो होता है रेडियन बटा में सेकेंड स्क्वायर। तो इसका ऐसा मात्रक रेडियन बटा में सेकेंड स्क्वायर होता है। तो कोणीय वेग में परिवर्तन के दर, इसका मतलब अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? डेल्टा ओमेगा बटा में डेल्टा टी। इसमें भी 2 कंक्लूजन दे सकते हैं। यदि ओमेगा कांस्टेंट है तो डायरेक्टली ओमेगा में परिवर्तन बटा में समय में परिवर्तन को हम अल्फा बोल देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, ओमेगा यदि समय पर डिपेंड करने लग जाएगा तो इसका मतलब वापस उसको डिफ्रेंशिएट करके कैलकुलेट कर लेंगे। तो अल्फा का 2 फार्मूला, एक अल्फा बराबर क्या निकल के आ जाएगा? डी ओमेगा बटा में डी टी। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? यदि ओमेगा समय पर निर्भर करे तो डिफ्रेंशिएशन करके हम अल्फा निकालेंगे। इस केस में टाइम क्या होता है? वेरी स्मॉल। तो लिख सकते हैं इन दिस केस टी क्या होता है? टी इज वेरी स्मॉल। जब समय बहुत छोटा हो तो हम ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा को डी ओमेगा बटा में डी टी, जो ओमेगा का अवकलन बताता है समय के सापेक्ष में। तो इस पर भी सवाल अपन कर लेते हैं। देखते हैं भाई किस तरह के सवाल इस पर पूछा जाएगा। जब समय पर डिपेंड करने लगेगा कौन? ओमेगा, तो अल्फा कैसे निकालें? तो पहले तो एसआई मात्रक आपको ख्याल रखना है। कोणीय विस्थापन का एसआई मात्रक छोटे छोटे सवाल में पूछा जाता है। कोणीय विस्थापन का रेडियन, कोणीय वेग का रेडियन पर सेकेंड और कोणीय त्वरण का रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इतना ध्यान देने वाली बात है। चलिए इस पे सवाल कर लेते हैं अपन। तो क्वेश्चन है एक,
दिया रहेगा कि ओमेगा कितने के बराबर है, ये दिया रहेगा 4t² प्लस ऑफ 8t प्लस ऑफ 8। तो पूछा जाएगा कि t बराबर 3 सेकेंड पर अल्फा निकाले। अल्फा का मतलब कोणीय त्वरण, अल्फा का मान निकाले। तो देखिए मेरी आप लैंग्वेज को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर बात ज़रूरी नहीं है कि बोर्ड में मैं लिख ही दूँ, लेकिन बोल दूंगा हर बात। तो ध्यान रखेंगे, अल्फ़ा जब समय पे डिपेंड करता है तो अल्फ़ा का मान कैसे ओमेगा जब समय पे डिपेंड करता है तो अल्फ़ा कैसे निकालते हैं, तो अल्फ़ा निकालते हैं डी ओमेगा बाई डी टी की मदद से। तो देखिए सवाल में देखो ओमेगा समय पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो इस फार्मूला का अपन उपयोग करेंगे। तो लिखेंगे कि भाई देखो कैसे निकालेंगे ओमेगा अल्फ़ा। तो देखता हूँ एक बार, तो अल्फ़ा बराबर लिखूँगा तो लिखूँगा डी ओमेगा बाई डी टी। इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 4t² प्लस ऑफ 8t, समय यहाँ पे लिख रखा है, प्लस ऑफ 8 विथ रेस्पेक्ट टू dt। चलिए अवकलन कर लेते हैं। इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 8t हो जाएगा, और 8t का केवल 8, समय कितना था 3 सेकेंड पुट कर लेते हैं, 8 × 3 प्लस ऑफ 8, तो 8 × 24 और 8 कितना होता है 32। तो आंसर निकल के आ जाएगा 32 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से हम अल्फ़ा निकाल सकते हैं, कब, जब ओमेगा समय पे डिपेंड करता। चलिए बहरहाल हम आगे की बात करेंगे कल के क्लास में। इतना बात मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग के समझ में आ गया होगा, और इसी बात पर हम क्लास को एंड करते हैं। जिन जिन बच्चों को समझ में नहीं आया होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पर समझ में नहीं है। चलिए तब तक के लिए जुदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय रहेगा सभी को, धन्यवाद।